टुडे हम लोग पहले से भी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज रेस्पिरेशन के में हम लोगों ने पढ़ा लंग्स के बारे में, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, फिर लंग्स के जोन के बारे में, कंडक्टिंग जोन और पल्मोनरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग। इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। इसमें इनहेलेशन, देयर आर टू प्रोसेस, उसमें दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इसमें जो तीन चीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट है डायफ्राम, दूसरा है मसल्स एंड रिब केज एंड तीसरा है थोरैसिक कैविटी। इन तीनों के सम्मिलित प्रयास से, तीनों के कलेक्टिव एफर्ट से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। तो फर्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो है इनहेलेशन। Inhalation. Let us This is our thoracic cavity. Diaphragm. इसमें ribs. What happened? आप इसमें क्या होता है कि आप there are some muscles present between the ribs like a spring. Now this is डायफ्राम और ये डोम शेप है, यानी गुंबद नुमा। अब क्या होता है कि when inhalation takes place, what happens? ये these muscles between the ribs contracts. ये क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। सिकुड़ने से क्या होता है? This thoracic floor moves upward and outward. This thoracic floor moves upward and outward, and this dome-shaped diaphragm becomes flattened. During inhalation, in broad outward, the flattening and lowering of the diaphragm due to the contraction of phrenic muscles, it enlarges the thoracic cavity in vertical direction. अब यहाँ पर जो ये यहाँ के बीच में जो मसल्स है, ये जब सिकुड़ता है ये सीधा स्ट्रेट हो जाता है। डायफ्राम बिकम्स स्ट्रेट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ phrenic muscles. These are intercostal muscles. There are some muscles present between the ribs, and the muscles present between the ribs and diaphragm. ये both of them, ये दोनों को दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इससे कारण क्या होता है? ये डायफ्राम becomes
flattened, and the entire thoracic floor moves upward and outward. और इसके कारण क्या होता है कि ये वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity increase. At the same time, intercostal muscles present between the ribs contract, which causes rib cage to move outward and upward, thus increasing the volume of thoracic cavity. ये जब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठता है और बाहर की तरफ. इसको ऐसे समझ लीजिए. ये अभी ये इसका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम यहाँ है, अब ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम यहाँ होगा. किसके कारण? ड्यू टू द contraction of intercostal muscles and phrenic muscles. Due to the contraction of intercostal muscles present between the ribs and the phrenic muscles between the ribs and the diaphragm, both of them contract, दोनों के दोनों contract होते हैं. इसके कारण क्या होता है? thoracic cavity moves upward and outward and diaphragm becomes flattened. इसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज करता है और प्रेशर which is on the lungs decreases, and the pressure between the on the lungs decreases. और इसके कारण क्या होता है? जो अंदर का एयर का प्रेशर डिक्रीज करता है तो बाहर का जो प्रेशर है एयर का, that is more higher than the air pressure present in our lungs. इसके कारण क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर एक एयर रन्स टू फिल द स्पेस, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे? अगर आता है तो व्हाट हैपन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन. तो क्या होता है? द फर्स्ट एयर इट इज एन एक्टिव प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस, first of all, the phrenic muscles present in the between the ribs and diaphragm contracts. Simultaneously, the muscles that is known as intercostal muscle present between the ribs also contracts. Resulting क्या होता है? thoracic floor moves upward and outward. और क्या होता है? उसके बाद वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases. This volume increases. जब वॉल्यूम thoracic cavity का इंक्रीज किया तो प्रेशर which is present on the lungs decreases. जब नॉर्मल केस में हमारा ये इस शेप में रहता है तो जो लंग्स है वो दबा हुआ है, तो उसके कारण इस पर एक प्रेशर बढ़ा. लेकिन जैसे ये फैला उसको एयर का प्रेशर घट गया, लंग्स के ऊपर से प्रेशर डिक्रीज. और जब प्रेशर डिक्रीज किया, इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एयर जो है दैट रन्स इनटू आवर लंग्स थ्रू नॉस्ट्रिल, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. इसके अंदर में जब एयर चला गया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन. ड्यूरिंग द इनहेलेशन देयर आर 5 also process takes place. आई थिंक हम लोगों ने क्लियर किया. सबसे पहले क्या है इनहेलेशन? इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस. It is the first step of breathing. Inhalation is the first step of breathing. In this process, fresh air, intake of fresh air, drawing of fresh air into lungs for gas exchange. इसमें क्या होता है? Fresh air, external environment से fresh air lungs में जाता है for gas exchange. What are the process? अभी आपको जो बताया, there are 3 structure present in our thoracic cavity. एक है हमारा ribs, दूसरा है thoracic cavity and तीसरा है diaphragm. Thoracic cavity means ribs, तीसरा है muscles present, phrenic muscles and intercostal muscles. Intercostal muscles, phrenic muscles एक muscles present है, 2 टाइप के muscles हैं. दूसरा है ribs और तीसरा है diaphragm. इन तीनों के सम्मिलित प्रयास से, तीनों के कलेक्टिवली एफर्ट से इनहेलेशन होता है.
क्या होता है? The phrenic muscles and the intercostal muscles contract simultaneously. इसके कारण क्या होता है? हमारा thoracic cavity moves upward and outward, and the resulting our diaphragm becomes flat, and resulting क्या होता है? अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है और प्रेशर ऑन लंग्स विल डिक्रीज। लंग्स में जो प्रेशर डिक्रीज किया, इस प्रेशर को भरने के लिए बाहर का जो हाई प्रेशर वाला एयर है, दैट रन्स थ्रू आवर फ्लो चार्ट, नॉस्ट्रिल, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. हमने बताया था alveoli are the functional unit of our lungs. Numbers are 300 million in each lung, and they provide a large surface area, about 100 to 140 square meter long. कितना? लॉन्ग टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो यहाँ पर एयर दौड़ते हैं, they runs towards the alveoli, towards the lungs to fulfill that low pressure area, और वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज। उसके बाद अब क्या होता है? एक्सलेशन टेक्स प्लेस। The next process is exhalation takes place. During the inhalation, the fresh air contains some impurities. The fresh air contains some impurities. Gases exchange होने के पहले, लंग्स में एयर को पहुंचने के पहले उसको 5 प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, राइट? The 5 processes are क्लीनिंग, दूसरा फिल्टरिंग, मॉइस्चनिंग, चौथा स्टेबलाइजेशन, एंड पांचवा कंडीशनिंग। ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये 5 प्रोसेस ड्यूरिंग द पैसेज फ्रॉम आउटसाइड द एल्वेoli, इनहेलेशन में नॉस्ट्रिल्स, एयर containing output oxygen, external air enters into nostrils, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. Now, gaseous exchange takes place. In alveoli, gaseous exchange takes place. After gaseous exchange, oxygen has entered into the blood, and that foul air containing carbon dioxide now
inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. During this process, these five during inhalation, these five process takes place. Cleaning of inhaled air, filtration of inhaled air, moistening of respiratory tract, sterilization means killing out that pathogens which come along with inhaled air, and conditioning, maintain that input temperature of input air. अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है तो गर्म हवा अंदर हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए कंडीशनिंग किया था, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनिंग। ये एयर कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग, स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्चरिंग, फिल्ट्रेशन एंड क्लीनिंग। ये इनहेल एयर है, ये नॉस्ट्रिल से लंग्स यहाँ तक आने के पहले इसको 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इसके लिए 2 स्ट्रक्चर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, म्यूकस secreting cells and ciliated epithelium. The two structure which is present in the respiratory tract helps in this following 5 process. Now, and what that is the process of inhalation. आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इनहेलेशन, तो क्या लिखेंगे? इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रीदिंग, राइट? इन दिस प्रोसेस, ड्रॉइंग ऑफ फ्रेश एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इनटू लंग्स फॉर गैसेस एक्सचेंज. What happened? It is the first process of breathing. In this process, drawing of fresh air containing oxygen into lungs for gaseous exchange. It is an active process. Active process का मतलब इसमें lungs को चूंकि फैलना पड़ता है, इसलिए इसमें energy has been used. इसमें 3 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं. पहला होता है मसल्स प्रेजेंट between ribs and ribs intercostal and phrenic muscles. डायफ्राम. इन तीनों की मदद से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है. मसल्स, इंटरकोस्टल मसल कहाँ है? बिटवीन द रिब्स. फ्रेनिक मसल्स कहाँ है? रिब्स एंड डायफ्राम के बीच में. और डायफ्राम, इन तीनों के मूवमेंट के कारण हमारा thoracic floor moves upward and outward in inhalation and downward and inward during exhalation. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और during the inhalation जो inhaled air है, जो containing ऑक्सीजन है, उसको लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होने के पहले इसको 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. क्लीनिंग, फिल्ट्रेशन, मॉइस्चरिंग, स्टरलाइजेशन, कंडीशनिंग. इसके लिए 2 स्ट्रक्चर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद हैं. दे आर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स एंड सिलिएटेड एपिथेलियम. इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक्सहेलेशन. क्या होता है एक्सहेलेशन में? वही जो इनहेलेशन में है, जो मसल्स
what happened in exhalation? It is the passive process, यानी इसमें कोई एनर्जी हैज बीन नॉट यूज्ड. एक्टिव मींस एनर्जी जिसमें यूज होता है उसको एक्टिव प्रोसेस, एंड जिसमें ये एनर्जी यूज नहीं होता है उसको पैसिव प्रोसेस. याद होगा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर द पैसिव प्रोसेस, पैसिव ट्रांसफर. In this process, phrenic muscles and intercostal muscles relax. Inhalation में क्या था? Intercostal muscles and phrenic muscles contracts, right? यहाँ पर क्या हो रहा है? अब रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि गैसेस एक्सचेंज हो गए. Resulting the thoracic cavity moves downward and inward, downward or inward. Volume of thoracic cavity decreases. जब रिलैक्स हुआ तो वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decreases and pressure increases on the lungs. Pressure increases on the lungs. एक चीज और रह गया, that is diaphragm becomes dome shape. Diaphragm which is becomes flattened during inhalation, जो inhalation के क्रम में flat हो गया था, now it becomes dome shape. This is the exhalation. Exhalation में inhalation में क्या हो रहा था? याद कीजिए कि हमारे जो फ्रेनिक मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ हैं? बिटवीन द रिब्स. फ्रेनिक मसल्स कहाँ हैं? बिटवीन द रिब्स एंड डायफ्राम. ये दोनों मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. इसके कारण क्या होता है? डायफ्राम बिकम्स फ्लैटेंड एंड थोरैसिक कैविटी मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड. इसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करता है. इसके कारण इनहेलेशन होता है. एयर रशेस फ्रॉम द nostril, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. यहाँ पर gaseous exchange takes place in alveoli. जब gaseous exchange हो गया तो ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट. नाउ अब दूसरा क्या होगा? एक्सहेलेशन. क्या होता है? इट इज अ पैसिव प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस फ्रेनिक मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स. जो सिकुड़े थे कॉन्ट्रैक्ट किए तो वो रिलैक्स हो गए. इसके कारण क्या होता है? रिजल्टिंग द thoracic cavity moves डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. अब ये डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. एंड उसके बाद क्या होता है? डायफ्राम बिकम्स डोम शेप. इसको आप चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं डायफ्राम बिकम्स डोम शेप. वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decrease and pressure increases on lungs. Pressure increases on lungs. Pressure increases on lungs. ठीक है? Resulting the foul air. अब क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? जो लंग्स में जो फाउल एयर है, जो कंटेनिंग CO2, that is containing CO2 has been expelled out. इसके कारण क्या होता है? That is resulting और इसका फ्लो चार्ट क्या है? यही फ्लो चार्ट है. आपको पूछेगा what is the flow chart of breathing, and that is inhalation, एक साइड से inhalation और एक साइड से exhalation. अब देखिए इसको. Nostrils, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. एक साइड से ऑक्सीजन इज इन, नॉस्ट्रिल से nasal chamber में, nasal chamber से pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles होते हुए alveoli में आया. यहाँ पर gaseous exchange takes place. gaseous exchange के बाद ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट. And this carbon dioxide travels from alveoli to bronchioles, bronchioles to bronchi, bronchi to trachea, trachea to larynx, larynx to pharynx, nasal chamber, nostril होते हुए ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला. That is the next way. And this is exhalation and this is inhalation. During inhalation we have 5 points. हमारे we have 5 process takes place. That is filtration, cleaning, moistening, sterilization and conditioning. Before, क्योंकि एयर जो यहाँ पे एल्वेoli में जाएगा उसको एकदम प्योर होना चाहिए. किसी भी प्रकार का हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी नहीं होना चाहिए. Otherwise they will infect our lungs. That we are suffering from so many disease. ये हम लोगों ने पढ़ा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. आपको लिखना, आपको ये you have to note it down about the inhalation and exhalation. Question has been asked
what is the difference between inhalation and exhalation? Let us discuss about the difference between inhalation and exhalation. एक्शन, पहला पॉइंट है एक्शन। इट ब्रिंग्स इन फ्रेश एयर फ्रॉम एक्सटर्नल environment into the body. It expels the foul air containing CO2 from body to external environment. दूसरा, rib cage. Rib cage. It moves upward and outward due to contraction of intercostal muscles. It moves downward and inward due to relaxation of intercostal muscles. Third, it becomes nearly flat. It becomes nearly flat. It becomes
4, thoracic cavity increases, thoracic cavity increases in size, decreases in size. Pressure on lungs decreases, increases. Or pressure increases in lungs. छठा types of process. It is an active process. It is a passive process. It is an active process. It is a passive process. Concentration of CO2, concentration of oxygen inhaled air has high concentration of oxygen. Exhaled air has low concentration of oxygen. Concentration of CO2 inhaled air has low concentration of CO2. Exhaled air has high concentration of CO2.
That is right. ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हमने किया होगा। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज इनहेलेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग, पहला what are different process takes place in breathing, that is inhalation or exhalation. What is inhalation? Intake of fresh air containing oxygen from external environment into lungs is called inhalation. Inhalation में कौन से 5 प्रोसेस यूज में आते हैं? फॉर फिल्ट्रेशन, क्लीनिंग, मॉइस्चरिंग, स्टरलाइजेशन एंड कंडीशनिंग। ये 5 प्रोसेस के लिए ये के बाद ही एयर हमारे लंग्स तक पहुंचता है। इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर हमारे लंग्स में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद है? पहला है म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स और दूसरा है सिलिएटेड एपिथेलियम। ये दोनों मिलकर के ये पांचों काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन से मसल्स यूज होते हैं, हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज होते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। तो पहला है मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, दैट इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। दूसरा मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स एंड डायफ्राम, दैट इज फ्रेनिक मसल्स। तीसरा जो है स्ट्रक्चर दैट इज डायफ्राम। चौथा जो है वो है थोरैसिक कैविटी और उसके बाद है लंग्स। इतने सारे मिलकर के एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है। इनहेलेशन में क्या होता है, द मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स यानी इंटरकोस्टल मसल्स एंड द मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द डायफ्राम एंड रिब स्टेज एंड दैट इज नोन एज फ्रेनिक मसल्स। दोनों मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, थोरैसिक कैविटी मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इससे कारण क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। प्रेशर डिक्रीज, लंग्स पर जो प्रेशर डिक्रीज किया तो क्या हुआ, लंग्स के अंदर में जो प्रेशर कम है तो बाहर का जो हाई प्रेशर वाला जो एयर हवा है वो रश करता है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनटू द लंग्स फॉर गैसेस एक्सचेंज एंड दैट इज नोन एज इनहेलेशन। व्हाट इज द फ्लो चार्ट ऑफ इनहेलेशन? नॉस्ट्रिल, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. What is alveoli? It is the functional unit of our lungs. Number are 300 million. Surface area 100 to 145 square meter. Structure grape-like structure present in bunch. किसका है? Alveoli. अब यहाँ पर gases exchange हो गया, oxygen in and carbon dioxide out. Now exhalation takes place. Now during exhalation, the muscles present between the intercostal muscles and phrenic muscles are now relaxed. इसके कारण क्या हुआ, हमारा जो डायफ्राम है अगेन बिकम डोम शेप, फिर वापस अपने स्ट्रक्चर पर आ गया। थोरैसिक कैविटी मूव्स एंड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसके क्या हुआ, प्रेशर ये वॉल्यूम डिक्रीज है एंड प्रेशर इंक्रीज है ऑन लंग्स। इसके कारण क्या हुआ, द फाउल एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन एक्सपेल्ड आउट थ्रू एल्वियोलाई टू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू लैरिंक्स, लैरिंक्स टू फेरिंक्स, फेरिंक्स टू नेसल चैम्बर एंड नेसल चैम्बर टू नॉस्ट्रिल होते हुए शरीर से बाहर चला गया एंड दैट इज एक्सहेलेशन। और ये हम लोगों ने पढ़ा इनहेलेशन, द डिफरेंस बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज एनर्जी हैज बीन यूज्ड and it is a passive process, there is no energy has been used, concentration of oxygen, इतने चीजों को आप लोगों ने पढ़ा, right? Let us discuss more about respiration.
The conducting zone of our respiratory tract we have discussed earlier. The first structure is nostrils. It is also known as external nares. This is nostril. The hole present on the external aperture, present on our nose, is known as nostril. Elliptical or oblique. Elliptical or oblique. Oblique aperture. These are elliptical or oblique aperture present at the apex of nose. At the apex of nose. Number is 1 pair. It open into the internal nasal chamber. These are the nostrils. Second one is nasal chamber. Number is 1 pair. Both nasal chamber are separated. Both nasal chamber are separated by a partition called nasal septum. Nasal separated by a partition called nasal septum. Number is 1 pair. They are elliptical or oblique aperture present at the apex. Their number is 1 pair. They open the internal nasal chamber. It is richly supplied by blood vessels. Richly supplied by blood vessels. It regulates the temperature of incoming air. Also traps the harmful particles
The lysozyme cilia. Harmful particles. These are the something about nasal chamber. Richly supplied blood vessel. It regulates the temperature of incoming air. It also traps the harmful particles with the help of mucus secreting cells. The lysozyme present in mucus kills harmful microorganisms. The cilia of epithelial cells continuously beat the harmful particles towards outside. And this is the function of, thus is all about olfactory सेंस है हमारे इसमें रिसेप्टर्स है olfactory receptors. It contains some also olfactory sense receptor which helps the in the sensation of smell, जो smell के लिए responsible है. Next one is pharynx. हम लोगों ने डाइजेशन के समय में पढ़ा था pharynx in our buccal cavity. It is a common, it is a funnel-like structure. It is a common passage for both air and wind. Air and food. There is a windpipe and food pipe, both open into the pharynx region. Between the junction of pharynx, a food pipe and windpipe, there is a cartilaginous flap present known as epiglottis, which prevents the entry of food into windpipe. It is a common passage. Pharynx में आप लोग पढ़ चुके हैं. It is a common passage for both respiratory and digestive tract. It is a funnel-like structure. There is a cartilaginous flap known as epiglottis
prevent the entering of food into the trachea. After the pharynx, now air enters into the larynx region. I think we need not to discuss all about pharynx because we have already discussed it. Nutrition in digestion in women. That's why मैं इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाह रहा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिर भी नेक्स्ट वन इज pharynx. It is a funnel like structure. It is common passage for both wind and food. There is a cartilaginous flap present at the junction of windpipe, esophagus, windpipe, trachea, and food pipe, esophagus. Which prevent the entry of food into windpipe, जो हम लोग बकल कैविटी में डायजेशन में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट वन इज लैरिंक्स, द वॉइस बॉक्स. Next one is larynx. Pharynx open into anterior wider part of trachea. Pharynx open into anterior wider part of trachea. Called larynx. It is also called voice box. Now, today I am stopping this chapter up to larynx. In next class, we will discuss about the next rest structure of conducting zone like trachea, bronchi, bronchioles or alveoli in next class. Till then, have a nice day.